हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन अधिष्ठान अकेडमी। अधिष्ठान अकेडमी के अंदर आपका स्वागत है। टुडे वीडियो इज़ फ्रॉम द 9th क्लास एनसीईआरटी एंड द टॉपिक इज़ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। 9th क्लास एनसीईआरटी के अंदर 9th क्लास के अंदर एक सब्जेक्ट है दैट इज़ हिस्ट्री। उस हिस्ट्री के अंदर एक टॉपिक है फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन आज हम इसके अंदर पढ़ेंगे, इसको समझेंगे। ये वीडियो 2 पार्ट्स के अंदर बना है, पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकेंड। टुडे वी आर डीलिंग विद द पार्ट फर्स्ट ओनली। ओके, सो चलिए लेट्स स्टार्ट। देखिए, फ्रेंच रेवोल्यूशन समझने से पहले हम कुछ टर्म्स को समझ जाते हैं। एक टर्म होता है डेस्पोटिज्म। डेस्पोटिज्म को अगर हिंदी में आप बोलोगे तो निरंकुश बोला जाता है इसको। इसका मतलब होता है निरंकुश, मतलब जिस पे कोई अंकुश ना लगा सके। तो डेस्पोटिज्म गवर्नमेंट के अंदर एक पर्सन होता है, कोई भी सिंगल पर्सन होगा इसके अंदर, ठीक है, गवर्नमेंट के अंदर। ये बहुत ही क्या है, ये एब्सोल्यूट पावर इज इन द हैंड ऑफ दिस पर्सन। इसके ऊपर कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है जो इसको कंट्रोल कर सके। जैसे हमारी कंट्री में देखें तो प्राइम मिनिस्टर के ऊपर एक अथॉरिटी है दैट इज नोन एज कॉन्स्टिट्यूशन दैट कैन कंट्रोल द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, ठीक है, उसके हिसाब से ही प्राइम मिनिस्टर को वर्क करना होगा। देयर आर रूल्स एंड रेगुलेशन, लॉज इज देयर, बट इस पर्सन के ऊपर कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, इस पर्सन के ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं है। ये पर्सन क्या है, निरंकुश है। दिस पर्सन इज एब्सोल्यूट पावर इज हैविंग इन द हैंड ऑफ दिस पर्सन, और इसको बोलते हैं हम डेस्पोटिज्म। इसको बोलते हैं निरंकुश। निरंकुश लोग जो होते हैं जिनके ऊपर कोई अंकुश नहीं लगा सकता, इस तरह का क्या था, इस तरह का सिस्टम था, डेस्पोटिक सिस्टम था। कहाँ पर? फ्रेंच के अंदर। फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पहले डेस्पोटिक सिस्टम था। एक और टर्म होता है मोनार्क। मोनार्क जो टर्म है वो डेराइव हुआ है मोनो प्लस आर्किया से। मोनो प्लस आर्किया, मोनो का मतलब सिंगल होता है, आर्किया का मतलब होता है टू रूल। मतलब वो सिस्टम जिसके अंदर एक सिंगल रूलर रूल कर रहा है, एंड दैट सिंगल रूलर, इफ दिस सिंगल रूलर इज डेस्पोटिक देन इट इज नोन एज, दिस सिस्टम इज नोन एज डेस्पोटिक मोनार्क। तो इस तरह का कुछ सिस्टम प्रिवेलेंट था किसके अंदर, उस वक्त जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन होना था उससे पहले इस तरह का कोई सिस्टम था फ्रेंच के अंदर, फ्रांस के अंदर इस तरह का सिस्टम था। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। डेस्पोटिक मोनार्क क्या होता है। और मोनार्क की एक और खासियत होती है, मोनार्क के अंदर हेरिडिटरी रूल चलते हैं। हेरिडिटरी रूल का मतलब क्या है, किंग हुआ, उसका बेटा जो है प्रिंस है, वो आगे जाके खुद किंग बन जाएगा एंड सो ऑन। ठीक है, तो डेस्पोटिक मोनार्क का मतलब आप समझ गए, एक निरंकुश मोनार्क दैट इज नोन एज डेस्पोटिज्म, डेस्पोटिक मोनार्किज्म। ठीक है, चलिए तो हम बेसिक टर्म समझे। अब देखिए यहाँ पर, देखिए किस तरह के रूलर थे। लुइस 14, फिर लुइस 14 के बाद लुइस 15 आ गए थे, लुइस 15 के बाद लुइस 16 थे। लुइस 14 बहुत ही डेस्पोटिक थे। इन्होंने एक अलग ही लेवल का डेस्पोटिज्म फैला रखा था, कहाँ, फ्रांस के अंदर। ठीक है, तो इनसे तो डेस्पोटिक कोई और थे नहीं। लुइस 15 इतने डेस्पोटिक नहीं थे जितने कि लुइस 14 थे, और लुइस 16 जो थे, ही वॉज ए वेरी लेस डेस्पोटिक, बट ही इज अ डेस्पोटिक मोनार्क। रिलेटिवली ये कम थे, पर वैसे तो ये डेस्पोटिक थे ही। ठीक है, तो आप समझ गए डेस्पोटिक मोनार्क का मतलब क्या होता है। अब हम आगे चलते हैं सिस्टम के अंदर, किस तरह का सिस्टम था, कहाँ पर, फ्रांस में, बिफोर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। क्योंकि देखिए बच्चों, सिस्टम आपको समझ में आना चाहिए कि किस तरह का बेसिक कैरेक्टरिस्टिक थी उस वक्त फ्रांस की, किस तरह का पॉलिटी था, किस तरह का इकोनॉमिक सिस्टम था। उससे ही आपको फ्रेंच रिवॉल्यूशन समझ में आएगा, फ्रांस की क्रांति समझ में आएगी। तो देखिए, दिस वाज द सिस्टम। द होल सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट इज क्लर्जी। क्लर्जी आर द रिलीजियस पीपल। ठीक है, ये थे क्लर्जी, इसको फर्स्ट स्टेट भी बोला जाता था। ठीक है, सेकेंड वाज नोबेलिटी। नोबेलिटी को सेकेंड स्टेट भी बोला जाता था, और ये नोबल्स होते थे यहाँ पर। इसके अंदर कुछ फ्यूडल लॉर्ड्स भी होते थे, ठीक है, नोबल्स भी होते थे, सामंत जो होते हैं वो सब लोग यहाँ पर थे नोबेलिटी के अंदर, राइट। तो क्लर्जी क्या है, रिलीजियस पीपल। नोबेलिटी के अंदर ये लोग होते थे। ठीक है, थर्ड ई स्टेट जो था, थर्ड ई स्टेट विल कंसिस्ट ऑफ बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, कोर्ट्स, ऑफिशियल्स, प्लस इसके अंदर मेजोरिटी लोग जो लोग थे वो पीजेंट्स, आर्टिजन, स्मॉल पीजेंट, लैंडलेस लेबर्स, ये सब थे। आप देखेंगे बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट तो ये तो कम ही थे, और पीजेंट एंड आर्टिशन ये भी कम है। जो ज़्यादा पॉपुलेशन है, दैट पॉपुलेशन इज ऑफ स्मॉल पीजेंट एंड लैंडलेस लेबर। लैंडलेस लेबर क्या होता है, जिनके पास लैंड नहीं होती, वो दूसरों की लैंड के ऊपर अपना कल्टिवेशन करते हैं, या फिर दूसरों के लिए वर्क जो करते हैं एज ए लेबरर, उनको क्या बोलते हैं, लैंडलेस लेबर। I hope this is clear. This was the system or this was the structure of फ्रेंच सोसाइटी। तो फ्रेंच सोसाइटी के अंदर क्या है, फर्स्ट इज क्लर्जी, ठीक है, सेकेंड इज नोबेलिटी,
एंड थर्ड स्टेट के अंदर ये लोग आते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इन गरीब लोगों की है, स्मॉल पीजेंट्स एंड लैंडलेस लेबर। चलिए आगे देखते हैं। अगर हम पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो क्लर्जी जो थे ना, उनकी बहुत ही कम पॉपुलेशन थी, बहुत कम पॉपुलेशन है, अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख पॉपुलेशन वॉज देयर। नोबिलिटी की पॉपुलेशन थोड़ी ज़्यादा है, 4 लाख। और फार्मर्स, आर्टिशन, ये जो थर्ड ई स्टेट था, फैक्ट्री वर्कर्स, ट्रेडर्स, लॉयर्स, ये थर्ड ई स्टेट था, इनका 2.7 करोड़ पॉपुलेशन था। ठीक है, तो हम देखें, हमने अगर इस चीज़ को देखें तो फर्स्ट ई स्टेट के अंदर सिर्फ और सिर्फ 1 लाख लोग थे, 1 लाख पीपल वर देयर अप्रॉक्सीमेटली। यहाँ पर 4 लाख पीपल इज देयर, यहाँ पे मोर देन 2.5 करोड़ 2.7 करोड़ पीपल वर देयर इन दिस थर्ड ई स्टेट। तो आप समझ गए, फर्स्ट ई स्टेट के अंदर पॉपुलेशन कम है, इसके अंदर पॉपुलेशन थोड़ा ज़्यादा है, इसके अंदर पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा है थर्ड ई स्टेट के अंदर। ठीक है, तो इस तरह से सोसाइटी वॉज डिवाइडेड, फ्रेंच सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ओके, अब देखिए, ये तो आपने सोसाइटी का डिवीजन समझा। अब सोसाइटी के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज कैसे थे, ये अपन को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो क्लर्जी और नोबिलिटी, फर्स्ट ई स्टेट और सेकंड ई स्टेट, ये सारी पावर प्रिविलेजेस इंजॉय करते थे। ठीक है, इनको प्रिविलेजेस बाय बर्थ मिलती थी। ठीक है, क्लर्जी और नोबिलिटी को, इनको कोई टैक्सेस भी देने नहीं पड़ते थे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दिस वाज एग्जेम्पशन फ्रॉम द पेइंग टैक्सेस टू द स्टेट, दे आर नॉट पेइंग एनी टैक्सेस। तो मतलब सिस्टम के अंदर जो ये थे, फर्स्ट ई स्टेट और सेकेंड ई स्टेट, इन लोगों को टैक्सेस नहीं देने पड़ते थे। और इनकी पॉपुलेशन, आप जानते हैं, इनकी पॉपुलेशन भी बहुत कम थी, 1 लाख एंड 4 लाख वॉज द पॉपुलेशन, एंड दे डू नॉट हैव टू पे द टैक्सेस इन द सिस्टम। पे नहीं करना पड़ता था इनको टैक्सेस, किसको? स्टेट को। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, राइट। तो फर्स्ट जो ई स्टेट है और सेकेंड ई स्टेट है, दिस इंजॉय व्हाट? प्रिविलेजेस, एंड वन ऑफ द प्रिविलेजेस दैट दे हैव एग्जेम्पशन फ्रॉम पेइंग टैक्स, दे डू नॉट have to pay the taxes to the state. This was the first, this was the most important privileges they are having. अच्छा, privileges मतलब समझते हैं, privileges मतलब कुछ benefits दे रहे हैं। और privileges टर्म रिच पर्सनस को के लिए होती है यूज, रिच पर्सनस को हम कुछ बेनिफिट दे रहे हैं, दैट इज नोन एज व्हाट? दैट इज नोन एज privileges. I hope this is clear to everyone. Next, नोबल फर्दर इंजॉयड्स फ्यूडल प्रिविलेजेस। नोबल्स जो थे उनको फ्यूडल प्रिविलेजेस भी मिलती थी। फ्यूडल प्रिविलेजेस का मतलब क्या होता है? देखो, फ्यूडलिज्म क्या होता है ये समझो एक बार। फ्यूडलिज्म क्या होता है, एक बहुत ही शॉर्ट के अंदर आपको बता रहे हैं। देखिए, फ्यूडलिज्म में क्या है, पूरा स्टेट जो है ना, उसको बहुत सारे पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। ये मान लीजिए टेरिटरी है किसी एक पर्टिकुलर स्टेट की, जैसे मान लो फ्रांस की, तो फ्रांस की टेरिटरी जो है उसको डिफरेंट पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया, बहुत सारे पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया, और हर एक पार्ट का एक नोबल या एक फ्यूडल लॉर्ड बना दिया। अब फ्यूडल लॉर्ड का काम ये था कि यहाँ पर जो भी पीजेंट्स थे, ठीक है, उनसे एक्सट्रैक्ट करना मनी, उनसे एक्सट्रैक्ट करना है, उसको बहुत सारा रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट करना है, और ये क्या होगा फिर, उसको कुछ पार्ट राजा को देगा और कुछ पार्ट ये रख लेगा। दैट इज नोन एज फ्यूडलिज्म। इसमें स्टेट को बहुत सारे पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है, पार्ट्स के अंदर डिवाइड, और हर पार्ट का एक फ्यूडल लॉर्ड होता है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो नोबल्स फर्दर एंजॉयड द फ्यूडल प्रिविलेजेस, दिस इंक्लूड फ्यूडल ड्यूज। जो पीजेंट्स होंगे वो फ्यूडल ड्यूज उनको देते हैं। एक उनका क्या था, एक तरह से उनका उनको कुछ या तो प्रोडक्शन में से कुछ देना होता था या कुछ कैश देना होता था, दैट इज नोन एज फ्यूडल ड्यूज, राइट। तो नोबल्स जो है फ्यूडल प्रिविलेजेस भी कर रहे हैं। प्रिविलेजेस मानी समझ गए आप लोग। प्रिविलेजेस के बाद हमने ये भी बताया था क्लर्जी और नोबिलिटी, इनके पास बहुत सारी प्रिविलेजेस होती थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिविलेजेस इज दैट दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग टैक्स टू द स्टेट। अब बात करते हैं पीजेंट्स की। पीजेंट्स जो थे ना, उनकी 90% पॉपुलेशन थी, ठीक है, जो कि थर्ड ई स्टेट के अंदर आते थे, इनकी 90% पॉपुलेशन थी। तो सोचकर देखो, ये अगर मान लीजिए फ्रांस के अंदर 100 लोग रह रहे हैं, तो 90 लोग जो हैं दैट इज पीजेंट्स। और सबसे ज़्यादा भार और सबसे ज़्यादा जो प्रेशर था वो पीजेंट्स के ऊपर ही था। इनको फ्यूडल लॉर्ड्स की फ्यूडल ड्यूज भी देने पड़ते थे, प्लस डिफरेंट टैक्सेस भी देने पड़ते थे। कैसे डिफरेंट टैक्सेस, आई विल लेट यू नो। पीजेंट्स कौन होते थे? देखो, पीजेंट्स वर ऑब्लाइज टू रेंडर द सर्विसेज टू द लॉर्ड्स, दैट इज फ्यूडल लॉर्ड्स, उसकी सर्विस करते थे। टू वर्क इन दिस हाउस एंड द फील्ड्स, टू सर्व इन द आर्मी, टू पार्टिसिपेट इन बिल्डिंग रोड्स, तो एंड व्हाट नॉट, हर काम पीजेंट्स को करना पड़ता था। पीजेंट ऐसा पर्सन था जिसको सारा भार उसके ऊपर ही, उसके कंधों पे ही था, और 90% पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस वाज पीजेंट, ठीक है। फिर हम देखते हैं 60% जो लैंड थी। अब देखो लैंड का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन था ये भी हम समझते हैं।
लैंड जो थी ना 60% वो नोबल्स, चर्च और क्या है, मान लीजिए कि 100 लैंड के 100 जो है लैंड है पूरे फ्रांस के अंदर, तो उसके अंदर से 60 लैंड जो थी वो नोबल, चर्चेज और रिच मर्चेंट्स के पास थी, रिच मेंबर ऑफ थर्ड स्टेट, जो कि मैंने आपको बताया था रिच मेंबर ऑफ थर्ड स्टेट के पास थी, नोबल्स, चर्चेज और रिच मेंबर ऑफ थर्ड स्टेट के पास 60 लैंड थी, और बाकी की जो 40 लैंड थी वो 90% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ पीजेंट वॉज टेकिंग दैट लैंड। तो देखिए, सोच कर देखिए 10% जो पॉपुलेशन है, अप्रोक्सीमेटली लेस देन 10% इज हैविंग 60% लैंड, और 90% जो पॉपुलेशन है पीजेंट्स की, दे आर हैविंग ओनली 40% ऑफ द लैंड। ठीक है, अब इसके अंदर बहुत सारे लोग आते हैं और है लैंड के टुकड़े कितने, सिर्फ 40 है। इसके अंदर बहुत कम लोग हैं पर लैंड के टुकड़े कितने, 60 हैं, 60 टुकड़े लैंड के हैं, राइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टैक्सेशन। टैक्सेशन क्या होता है, देखो टैक्सेशन देना तो किसको पड़ता था, सिर्फ थर्ड स्टेट को देना पड़ता था, थर्ड ई स्टेट को देना पड़ता था टैक्सेशन। ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड ई स्टेट के लिए तो प्रिविलेजेस थी कि दे डू नॉट हैव टू पे द टैक्सेस। तो टैक्सेशन दो तरह के टैक्स चलते थे, एक तो टीथिस टैक्स जो कि चर्च को देना होता था, कुछ परसेंटेज जो था वो चर्च को देना होता था, उसको बोलते थे टीथिस टैक्स। सेकेंड वॉज डायरेक्ट टैक्स, टेली। टेली नाम का एक टैक्स था जो कि डायरेक्ट टैक्स था, और कुछ बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स थे वो स्टेट को देने होते थे। तो दो चीज़ है, आपसे एग्जाम में ये पूछा जाता है टीथीस का मतलब क्या है। टीथीस इज अ टैक्स दैट हैज टू बी गिवन टू द चर्च, दैट हैज टू बी गिवन टू चर्च बाय द थर्ड ई स्टेट, क्योंकि आपको पता है फर्स्ट और सेकेंड ई स्टेट को तो टैक्सेस से एग्जेम्पशन था, टैक्सेस देने ही नहीं पड़ते थे। आप समझ गए। तो स्टेट को जो है टैक्सेस दे रहे हैं दैट इज नोन एज टेली टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, और कुछ इनडायरेक्ट टैक्सेस भी दे रहे हैं, प्लस टीथिस टैक्सेस है वो चर्च को हम दे रहे हैं। इज दिस क्लियर। और ये सब टैक्सेस कौन देता था, सिर्फ थर्ड ई स्टेट जो होगा वो ही टैक्सेस देगा, राइट। द चर्च टू एक्सट्रैक्टेड इट्स शेयर ऑफ टैक्सेस कॉल्ड द टीथिस फ्रॉम द पीजेंट्स, पीजेंट्स से देते थे। ऑल द मेंबर ऑफ थर्ड स्टेट हैड टू पे द टैक्सेस टू द स्टेट। अ डायरेक्ट टैक्स कॉल्ड द टेली दैट हैज टू बी पेड टू द स्टेट, वो स्टेट को दिया जाता था। एंड ए नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस विच वर लेविड ऑन द आर्टिकल्स ऑफ एवरीडे कंजम्पशन लाइक साल्ट, टबाको, इन सब की कंजम्पशन पे इनडायरेक्ट टैक्सेस लगते थे। इनडायरेक्ट टैक्सेस आर दोज टैक्स विच आर लेविड ऑन द ऑब्जेक्ट, जैसे टबाको हो गया, साल्ट हो गया, उसके ऊपर इनडायरेक्ट टैक्सेस होते थे। ठीक है, तो डायरेक्ट टैक्स समझ गए, टेली इज द डायरेक्ट टैक्स दैट हैज टू बी पेड टू द स्टेट बाय द थर्ड ई स्टेट, थर्ड ई स्टेट देते थे। और टीथीस जो थे वो टैक्स भी थर्ड ई स्टेट देते थे, किसको, चर्च को। ठीक है, तो आपको याद रखना है टीथीस तो चर्च को दिया जाता था, और टेली जो था वो डायरेक्ट टैक्स है, किसको दिया जाता है, स्टेट को दिया जाता है। और उसके साथ ही बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस वाज आल्सो देयर एट दैट टाइम। सो सच वाज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज ऑन द इन द फ्रांस। ठीक है, फ्रांस के अंदर इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज था। देखो ये नोबल है, ठीक है, ये नोबल है, अब ये तो सामंत है, इसको तो टैक्स पे नहीं करना पड़ता है। पर ये देखो फ्यूडल लूज इसको लेकर आ रहा है, ये गरीब आदमी है, ये क्या है, पीजेंट है, ये थर्ड ई स्टेट का है। तो इसमें लिख भी रहा है, दिस पुअर फेलो ब्रिंग्स एवरीथिंग, ग्रेन, फ्रूट्स, मनी, सलाड। द फैट लॉर्ड सिट्स देन देयर रीड टू एक्सेप्ट इट ऑल, ही डज नॉट इवन केयर टू ग्रेस हिम विद ए लुक। ठीक है, उसकी तरफ देखता भी नहीं था, बस ये रखकर चला जाता था, राइट। नोबल मैन इज ए स्पाइडर, द पीजेंट इज फ्लाई। ठीक है, तो ये स्पाइडर है और पीजेंट क्या है, फ्लाई है, तो ये इसको क्या है, इसको चूसता रहेगा, इसका खून चूसता रहेगा, इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह का सिस्टम उस वक्त प्रेवलेंट था। तो आपको ये समझ में आया होगा कि भाई देखो थर्ड ई स्टेट वाले के जो लोग थे उनकी हालत बहुत ख़राब थी, स्पेशली पीजेंट्स की तो बहुत ही ख़राब थी, जो कि 90% ऑफ पॉपुलेशन थी किसकी, फ्रांस की। चलिए आगे देखते हैं अपन। अब देखिए अब हुआ क्या, फ्रांस के अंदर ऐसी क्रांति क्यों आई, ये तो सालों से चला आ रहा था। ठीक है, ये तो लुइस 14 के टाइम से चला आ रहा था भाई। ठीक है, तो अभी क्यों हुआ इसके अंदर, फ्रेंच के अंदर रिवॉल्यूशन। तो हम ये समझते हैं, देखो फ्रांस के अंदर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज हुई थी। 1750 में जो पॉपुलेशन थी वो सिर्फ 23 मिलियन थी, पर वो 23 मिलियन 5 मिलियन और एक्स्ट्रा हो गए 1789 के अंदर। अब देखो जहाँ पर भी पॉपुलेशन बढ़ेगी ना, तो पॉपुलेशन से क्या होता है, प्रेशर बढ़ता है रिसोर्सेज के ऊपर। ठीक है, फूड ग्रेन के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, फूड ग्रेन की कमी होने लग जाएगी। अगर मान लो पॉपुलेशन क्या हो एकदम से, कितना था, ज़्यादा साल तो हुए नहीं थे, बट 5 मिलियन पॉपुलेशन बढ़ गई है, तो फूड ग्रेन का क्राइसिस यहाँ पर आने लग गया था। प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन कुड नॉट कीप पेस विद द डिमांड।
अब देखो धीरे धीरे हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अंदर जा रहे हैं। जब लोगों के पास खाने के लिए पैसा, खाने के लिए फूड नहीं होगा, तो देयर विल बी रिवॉल्यूशन दैट इज गोइंग टू हैपन, और दैट हैपेंड इन द फॉर्म ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। सो द प्राइस ऑफ द ब्रेड विच वॉज स्टेपल डाइट ऑफ द मेजोरिटी रोज रैपिडली। तो ब्रेड का जो प्राइस था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया और बहुत ज़्यादा इसके अंदर ब्रेड का प्राइस हो गया। तो लोगों को अब परेशानी स्टार्ट होने लग जाएगी, और स्पेशली उन लोगों को जिनके ऊपर बहुत सारा भार है, थर्ड स्टेट के लोगों को, जिनको टैक्स भी देना पड़ता है, प्लस खुद के फ्यूडल्स को फ्यूडल ड्यूज भी देना पड़ता है, प्लस खुद के खाने के लिए उनको ब्रेड भी खरीदना पड़ता है, जो कि बहुत महंगा हो चुका है अब, और ब्रेड का दाम जो है बहुत बढ़ चुका है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो मोस्ट वर्कर्स वर एम्प्लॉयड एज ए लेबरर्स इन द वर्कशॉप हुज ऑनर फिक्स्ड देयर वेजेस। ठीक है, अब देखो कुछ जो लेबरर्स थे, जैसे मैंने आपको बताया था लैंडलेस लेबरर्स, ठीक है, लैंडलेस लेबरर्स जिनके पास कोई लैंड नहीं है, वो दूसरों की लैंड के ऊपर लेबर प्रोवाइड करते हैं। तो वो जो लैंडलेस लेबरर्स थे, उनको क्या था, वो किसी की लैंड पे काम करते थे, उनको फिक्स्ड वेजेस मिलती थी। मान लो 100 रुपये उनको मिल रहे हैं। अब ये 100 रुपये मिल रहे हैं, तो जब इनका क्या हो गया, जब इनका ब्रेड का प्राइस इंक्रीज हो गया, उसके बाद भी ये जो पैसा था वो 100 रुपये ही रह गया। ठीक है, मतलब क्या है कि वेजेस उस हिसाब से नहीं बढ़े जिस हिसाब से प्राइसेस बढ़े। ये इंपॉर्टेंट चीज़ देखो। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इनके अंदर एक फीलिंग ऑफ व्हाट, एक गुस्सा, फीलिंग ऑफ एंगर विल बी देयर। ठीक है, कि भाई प्राइस इनका बढ़ाया नहीं है, बट इनका वेजेस बढ़ाया नहीं है, बट प्राइस ऑफ ब्रेड हैज़ बीन इंक्रीज्ड। सो द गैप बिटवीन द पुअर एंड द रिच वाइडन, पुअर और पुअर होता गया और रिच होता गया। थिंग्स बिकम वर्स वेन एवर ड्रॉट और द हेल रिड्यूस द हार्वेस्ट। जब कभी ड्रॉट आ जाता था या फिर हेल आ जाता था, ठीक है, हेल स्टॉर्म्स आ जाते थे, तो क्या होता था, ओले पड़ जाते थे, तो क्या होता था, उनका हार्वेस्ट और कम हो जाता था, और फिर इससे उनको और प्रॉब्लम आने लग जाती थी। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन किस तरह से स्ट्रगल टू सर्वाइव चल रहा था इसका इनके अंदर, फ्रांस के पीपल के अंदर, और स्पेशली ई स्टेट, और स्पेशली फॉर द पीजेंट्स क्लास। ठीक है, अब देखिए इन द पास्ट पीजेंट एंड वर्कर्स। अब देखो इमरजेंस ऑफ मिडिल क्लास, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हुआ क्या था, देखो पहले भी पीजेंट क्लास थी, वो क्या करती थी, रिवोल्ट करती थी, पर उनके दिमाग, उनके ये इन लोगों के अंदर इंटेलेक्चुअलिटी की कमी थी। ठीक है, अब क्या हुआ कि धीरे धीरे एक मिडिल क्लास जो है ना वो इमर्ज होने लग जाएगी। इन पास्ट पीजेंट्स एंड वर्कर्स हैड पार्टिसिपेटेड इन द रिवोल्ट्स। उन्होंने रिवोल्ट्स के अंदर पार्टिसिपेट करा था अगेंस्ट द टैक्सेस एंड द फूड सिक्योरिटी, बट दे लैक्ड मीन्स एंड द प्रोग्राम्स टू कैरी आउट फुल स्केल मेजर्स। फुल स्केल मेजर्स ये नहीं कर पाते थे दैट वुड ब्रिंग अबाउट द चेंज इन द सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर। देखो इन्होंने पहले भी रिवोल्ट करा था, किन्होंने, पीजेंट्स ने, वर्कर्स ने, इन्होंने पहले भी रिवोल्ट करा था, बट इनका रिवोल्ट इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाता था, और इजीली जो किंग था, जो डेस्पोटिक मोनार्क था, वो इजीली इसको क्या कर देता था, इनको, इनका रिवॉल्यूशन क्रश कर देता था। तो क्यों, क्योंकि इनके पास एक स्ट्रक्चर नहीं था कि किस तरह से हमको रिवॉल्यूशन करना चाहिए, इनके पास एक समझ नहीं थी, इंटेलेक्चुअलिटी की कमी थी। ठीक है, तो पीजेंट क्लास जब भी रिवोल्ट करती थी तो डेस्पोटिक मोनार्क उसको क्रश कर देता था बहुत ही वायलेंटली। ठीक है, तो दे लैक्ड मीन्स एंड द प्रोग्राम्स, किस तरह से एक प्रोग्राम्ड वे के अंदर किस तरह से रिवोल्यूशन करें टू कैरी आउट द फुल स्केल मेजर्स दैट वुड ब्रिंग अबाउट द चेंज इन द सोशो एंड इकोनॉमिक ऑर्डर। तो इससे सोशो इकोनॉमिक ऑर्डर के अंदर कोई चेंज नहीं हो पाता था और वो रिवोल्ट क्रश हो जाता था। बट अब क्या होगा, अब एक इमरजेंस हो जाएगी मिडिल क्लास की, एंड दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द इम्पॉर्टेंट रोल दैट प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फ्रेंच रिवोल्यूशन, राइट। तो देखो इमरजेंस ऑफ मिडिल क्लास क्या है, 18th सेंचुरी के अंदर बहुत सारे सोशल ग्रुप्स इमर्ज होंगे, उसको हम मिडिल क्लास कहेंगे। इसके अंदर मर्केंटल मर्चेंट्स भी होंगे, इसके अंदर मैन्युफैक्चरर्स भी होंगे, प्रोफेशन सच एज लॉयर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स, ये सब हैं। अब इन लोगों के अंदर क्या है, इन लोगों के अंदर एक इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है, इनको अपने राइट्स के बारे में पता है, इनको अपने अधिकार के बारे में पता है कि हमारे क्या अधिकार हैं। ये लोग इस तरह से दबने वाले लोग नहीं हैं, ठीक है, इनको ये क्या है, सेल्फ डिपेंडेंट लोग हैं। ठीक है, तो जब ये क्लास इमर्ज हो जाएगी ना, तो फिर जो मूवमेंट होगा वो पूरा सोशो और इकोनॉमिक ऑर्डर को चेंज कर देगा, जिसको हम बोलेंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो जब तक पीजेंट रिवोल्ट करते थे तो वो इजीली क्रश कर देते थे, बिकॉज पीजेंट वाज नॉट सो मच अवेयर। बट यहाँ पर क्या है, एक मिडिल क्लास पनपेगी उधर, एक मिडिल क्लास डेवलप होगी, दैट विल हेल्प इन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, राइट। ऑल ऑफ दिस वर एजुकेटेड एंड बिलीव दैट
नो ग्रुप इन द सोसाइटी शुड बी प्रिविलेज बाय बर्थ। ये इन सब लोगों के अंदर दिमाग में ये था, मिडिल क्लास के अंदर, कि कोई भी सोसाइटी के अंदर बाय बर्थ प्रिविलेज नहीं होना चाहिए। वो कुछ काम करे, उसका कुछ टैलेंट हो, कुछ एक्सपर्टाइज हो, उसके बेसिस पे उसको क्या होना चाहिए, उसके बेसिस पे उसको रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, उसके बेसिस पे उसको प्रिविलेजेस मिलनी चाहिए। ए पर्सन सोशल पोजीशन मस्ट बी डिपेंडेंट ऑन हिज मेरिट। उसकी मेरिट पे, उसके टैलेंट पे, इस पे क्या होना चाहिए, उनके सोशल पोजीशन डिफाइन होनी चाहिए। दीज आइडियाज एनविसेजिंग ए सोसाइटी बेस्ड ऑन फ्रीडम एंड इक्वल लॉज एंड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। अब ये समझिए सब, देखिए पहले तो बहुत ही गरीब लोग थे, जैसे पीजेंट्स, ये कभी रिवोल्ट करते थे तो नोबल्स और ये क्लर्जी क्लास जो होंगी वो इनको इजीली दबा देती थी, रिप्रेस कर देती। बट अब क्या है, पीजेंट हैं और एक मिडिल क्लास डेवलप हो गई धीरे धीरे, मिडिल क्लास। अब मिडिल क्लास को अपने अधिकार के बारे में पता है, तो ये नोबल और क्लर्जी, ठीक है, ये फर्स्ट ई स्टेट और सेकेंड ई स्टेट को अपोज कर सकते हैं बाय देयर इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी। दे नो देयर राइट्स। इनको अपने अधिकार के बारे में पता है। इनको, इनके दिमाग में ये भी है कि जो जितना जिसके अंदर टैलेंट होगा उसी हिसाब से वर्क होना चाहिए। बाय बर्थ प्रिविलेजेस नहीं होनी चाहिए। बाय टैलेंट सोशल पोजीशन शुड बी डिसाइडेड बाय द टैलेंट, नॉट बाय द बर्थ, कि आपने किसी राजा के घर में पैदा हुए हैं तो आप राजा बनोगे, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सिस्टम अच्छा नहीं है। आपके अंदर अगर मेरिट है राजा बनने की तो आप किसी भी घर में पैदा हुए आपको राजा बनना चाहिए। तो इस तरह का सिस्टम, इस तरह की वॉइसेस उठने लग गई मिडिल क्लास के थ्रू। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। पीजेंट और नोबल और क्लर्जी के बीच में एक थर्ड ई स्टेट के अंदर मिडिल क्लास डेवलप होने लगी, एंड दैट क्लास इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस फ्रेंच रिवोल्यूशन। तो हम देखते हैं, ऑल ऑफ दिस वर एजुकेटेड क्लास एंड बिलीव दैट नो ग्रुप इन द सोसाइटी शुड बी प्रिविलेज्ड बाय बर्थ, रेदर ए पर्सन सोशल पोजिशन शुड बी डिपेंडेंट ऑन हिज मेरिट। उसकी मेरिट पे डिपेंड होना चाहिए। दीज आइडियाज एनविसेजिंग ए सोसाइटी बेस्ड ऑन फ्रीडम एंड इक्वल लॉज एंड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। ठीक है, तो यहाँ पर आप इमरजेंस ऑफ मिडिल क्लास समझ गए होंगे। इसका बहुत ज़्यादा रोल आएगा, इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट रोल आएगा फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बहुत सारे फिलोसफर्स थे, जैसे जॉन लॉक, ठीक है, जॉन जैक्वस रॉसो, ठीक है, तो ये इसके अंदर जीन जो होता है ना, इसको जॉन बोलते हैं, ठीक है, फ्रेंच के अंदर। ऐसे एक फिलोसफर भी थे और डिफरेंट फिलोसफर थे, तो जॉन लॉक और जॉन जैक्वस रोसो, ये बहुत इंपॉर्टेंट फिलोसोफर्स हैं। ठीक है, इन फिलोसोफर्स ने क्या है, इन फिलोसोफर ने एक इक्वलिटी का कंसेप्ट उठाया कि इक्वलिटी होनी चाहिए भाई, बाय बर्थ कुछ नहीं होता प्रिविलेजेस, हमको क्या करना चाहिए, ऑन द बेसिस ऑफ टैलेंट डिसाइड करना चाहिए व्हाट शुड बी द सोशल पोजीशन ऑफ ए पर्सन। ठीक है, ये एक बुक का नाम है इन हिज टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, लॉक मतलब जॉन लॉक साउट टू रिफ्यूट द डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट। कि डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन और एब्सोल्यूट राइट मतलब क्लर्जी जो थे वो तो क्या था कि भाई हमारे पास डिवाइन राइट्स हैं, इसलिए हमको सारा पोजीशन, सोशल पोजीशन सोसाइटी के अंदर हमारा स्ट्रांग होना चाहिए। जबकि ये जो थे एब्सोल्यूट राइट्स, नोबल्स के अपने पास क्या थे, इनके पास एब्सोल्यूट राइट थे, मुनार्क के पास एब्सोल्यूट राइट थे, तो इनमें ये बिलीव नहीं करते थे जॉन लॉक। और इस बुक के अंदर इसको बहुत क्रिटिसिज्म करा उन्होंने इस बुक के अंदर, और यहाँ से इमरजेंस ऑफ मिडिल क्लास अपने अंदर आती है, राइट। द इंटेलेक्चुअल्स, रसो, ये इंटेलेक्चुअल थे, इन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी निकाली। देखो सोशल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई रूल कर रहा है आपको, रूलर जो है, और यहाँ पर लोग हैं, ठीक है, यहाँ पर कॉमन पीपल है, तो रूलर और कॉमन पीपल के बीच में एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट एक कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, जिसके अंदर रूलर को हमने बोल रखा है कि हमारे लिए आप काम करोगे और इसके बदले में हम तुमको कुछ प्रिविलेजेस देंगे, हम आपको रूलर बनाया है, इसके बदले में तुम हमारे लिए काम करोगे। जैसे हमारे सिस्टम के अंदर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब जो हमारे रूलर्स हैं, लेजिस्लेचर्स जो हैं, MP MLAs हैं, MP MLAs को क्या है, कुछ प्रिविलेजेस इज प्रोवाइडेड बाय अस, और वो लोग क्या करते हैं, हमारे लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं। दे आर इन सर्विस ऑफ आवर्स। तो रिप्रेजेंटेटिव्स जो होते हैं और रूलर्स जो होते हैं और जो ऑर्डिनरी पीपल होते हैं, उनके बीच में एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। ऐसा किसने बोला, रसो ने बोला। तो रसो कैरिड द आइडिया फॉरवर्ड, प्रपोजिंग फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, जिसके अंदर कहीं राइट्स होंगे, पीपल के पास अधिकार होंगे, पीपल के पास क्या होंगे, पीपल के पास अधिकार होंगे, और इन लोगों का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा
मतलब सोशल कॉन्ट्रैक्ट मतलब ऐसा नहीं पेपर पे कॉन्ट्रैक्ट, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है किन के बीच में, रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में और पीपल के बीच में, जिसमें रिप्रेजेंटेटिव्स कुछ काम करेंगे पीपल के लिए और पीपल कुछ प्रिविलेजेस देंगे रिप्रेजेंटेटिव को। देयर इज नथिंग नोन एज डेस्पोटिज्म। डेस्पोटिज्म अच्छी बात नहीं है, डेस्पोटिज्म नहीं होना चाहिए, ऐसे रसो कह के गए थे, राइट। इसी तरह से एक मॉन्टेस्क्यू फिलोसोफर थे, ठीक है। मॉन्टेस्क्यू क्या बोलते हैं, देखिए इनकी बुक्स के सबके नाम याद रखना है आपको, ठीक है। मॉन्टेस्क्यू ऐसे बोलते हैं कि डिवीजन ऑफ पावर होना चाहिए, सिंगल हैंडेडली एक ही आदमी के पास एब्सोल्यूट पावर नहीं देनी चाहिए। अगर आप एब्सोल्यूट पावर दे दोगे तो ये पर्सन क्या हो जाएगा, ऑटोक्रेटिक हो जाएगा, डेस्पोटिक हो जाएगा, निरंकुश हो जाएगा, इसको कोई कंट्रोल करने वाला होगा नहीं। तो देयर शुड बी डिवीजन इन द पावर, पावर के अंदर डिवीजन होना चाहिए। जैसे हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में डिवीजन है, क्या है, जुडिशरी कुछ अपना अधिकार है इंटरप्रेट करने का, कॉन्स्टिट्यूशन को काम जुडिशरी का है, ठीक है। लेजिस्लेचर का लॉ बनाने का काम है, एग्जीक्यूटिव का उसको एग्जीक्यूट करने का काम है। इस तरह से सिस्टम के अंदर सबकी पावर डिवाइडेड है। जुडिशरी लॉ नहीं बना सकती, लॉ मेकर कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट नहीं कर सकता, एग्जीक्यूटिव लॉ नहीं बना सकता, लॉ मेकर एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, ठीक है। इस तरह का सिस्टम क्या है, सबका डिवीजन ऑफ पावर इज देयर। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? तो मॉन्टेस्क्यू ऐसे बोलता है भाई एक ही एब्सोल्यूट पावर एक के सिंगल हैंडेडली देने से ऑटोक्रेसी आएगी, तो दैट इज नॉट राइट, ऑटोक्रेसी इज नॉट राइट, ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट इज नॉट राइट, ठीक है। तो मॉन्टेस्क्यू प्रपोज्ड अ डिवीजन ऑफ पावर विद द गवर्नमेंट बिटवीन लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेटिव की अलग पावर है भाई, एग्जीक्यूटिव की अलग पावर है और जुडिशरी की अलग पावर है। ये कौन बता गया है, मॉन्टेस्क्यू बता गया है। तो ये जो मिडिल क्लास थी ना, दैट इज़ वेरी पावरफुल क्लास, पावरफुल इन द मीन्स दैट दे आर अ वेरी थॉटफुल क्लास। इनको अपने राइट्स के बारे में पता है, इनको इंटेलेक्चुअलिटी के बारे में पता है, ये बताते हैं सिस्टम कैसा होना चाहिए, ये लोगों को बता रहे हैं भाई देखो सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव्स कैन नॉट एक्सप्लॉइट यू। मॉन्टेस्क्यू ऐसे बोलते हैं कि एक ही पर्सन के पास सारी पावर नहीं होनी चाहिए, पावर शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द डिफरेंट ऑर्गन्स लाइक लेजिस्लेटिव, लाइक एग्जीक्यूटिव, लाइक जुडिशरी। ये इंटेलेक्चुअल्स की बातें थी, ये जो बातें थी, यहाँ से एक मिडिल क्लास के अंदर थॉट प्रोसेस डेवलप होगा, किसमें, फ्रांस के अंदर। द आइडिया ऑफ दिस फिलोसोफर वर डिस्कस इंटेंसिवली इन सैलून्स, कॉफ़ी हाउस, घर घर तक ये बात पहुँचने लगी थ्रू देयर बुक्स एंड पेपर, और लोगों को ये पता होने लग गया कि हाँ भाई हमको क्या होता है, कुछ सोशल कॉन्ट्रैक्ट नाम की भी थ्योरी होती है, कुछ डिवीज़न ऑफ पावर भी होता है, इस तरह से तो ऑटोक्रेसी को हमको नहीं सहन करना चाहिए। दिस वर फ्रिक्वेंटली रेड अलाउड इन द ग्रुप्स फॉर बेनिफिट ऑफ दोज हु कुड नॉट रीड एंड राइट। लोगों जो पढ़ नहीं पाते थे उनको लोग पढ़ कर सुनाते थे कि देखो भाई ऐसी चीज़ें होती हैं, हम फालतू में डेस्पोटिक रूल के अंदर जी रहे हैं, ठीक है। तो ये इंटेलेक्चुअल का रोल था कि उन्होंने आम आदमी को क्या करना, एक अवेयरनेस क्रिएट कर दी, आम आदमी को क्या करना, एक अवेयर कर दिया है अपने राइट्स के बारे में, डिफरेंट थ्योरीज बताकर, डिफरेंट बुक्स के अंदर डिफरेंट बातें बताकर, जैसे सेपरेशन ऑफ पावर हो गया, ठीक है, जैसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी हो गई। इस तरह से इंटेलेक्चुअल क्लास का ये काम था टू मेक अवेयर द पीपल, उनके अंदर एक कॉन्शियसनेस डेवलप करना कि डेस्पोटिक रूल इज़ नॉट करेक्ट फॉर देम। अब देखो नेक्स्ट इज दिस वन कि अब क्या होता है, ये तो हमने इस वाले पार्ट के अंदर हमने क्या कर लिया, इस पार्ट फर्स्ट के अंदर हमने टॉपिक को समझ लिया, इसकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग कर ली। अब आगे क्या होगा ये हम समझेंगे, ठीक है, किसके अंदर, पार्ट सेकंड के अंदर। तो डू वॉच पार्ट सेकंड, है ना, पहले तो पार्ट फर्स्ट देखिए आप, फिर पार्ट सेकंड आप देखिए। पार्ट सेकंड के अंदर हम इसको डिटेल के अंदर अंडरस्टैंड करेंगे आगे क्या होने वाला है। एक मैं आपको एक आउटलाइन बता देता हूँ। लुईस 16 जो देंगे वो टैक्सेस और बढ़ाएंगे, इससे क्या होगा, लोगों के अंदर एंगर हो जाएगा। इंटेलेक्चुअल क्लास पहले ही उनको बता चुकी थी कि तुम्हारे अधिकार क्या हैं, अब जो टैक्सेस जो थर्ड स्टेट पे करता था उसको वो बढ़ा देंगे, ठीक है, और उसके बाद एंगर और प्रोटेस्ट देखने को मिलेगा सभी सिस्टम के अंदर, सिस्टम ऑफ प्रिविलेज, अगेंस्ट द सिस्टम ऑफ प्रिविलेजेस, और उन लोगों को इंटेलेक्चुअल क्लास के जो लोग बताए थे वो उसके अंदर मेजर रोल प्ले करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो अपन पार्ट सेकंड के अंदर बनाते हैं, ठीक है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अंदर। पहले आप इस चीज़ को अच्छे से समझ लीजिए, एक बार बुक भी पढ़ लीजिए। वैसे तो मैंने बुक का सारा PDF के फॉर्म के अंदर आपको दे दिया है, ठीक है, पढ़ा दिया है PPT के फॉर्म के अंदर, बट फिर भी आप एक बार बुक पढ़ लीजिए जिससे कि आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी पार्ट फर्स्ट की। पार्ट फर्स्ट की एक बार क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, देन वी विल शिफ्ट टुवर्ड्स द पार्ट सेकेंड। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। आई होप स्टूडेंट्स यू एंजॉय दिस वीडियो, ठीक है। इस तरह से हम कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते जाएंगे हर एक टॉपिक पे। थैंक यू सो मच।